नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग लगभग पिछले 15 सेट्स पे काम कर चुके हैं जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट्स थे और उसमें 25-25 मैथ्स के क्वेश्चन किए हैं, जिसमें बहुत सारे आप लोगों ने भी हमारे साथ साथ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और कुछ बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी देखने को मिले। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत जल्दी एसएससी जीडी के एग्जाम्स की डेट्स भी आने वाली हैं। डेट्स तो आ गई, मतलब बहुत जल्दी एडमिट कार्ड्स भी आने वाले हैं। तो आप लोग उस पर लगातार मेहनत करते रहिए ताकि जब एग्जाम स्टार्ट हो तब तक आपकी तैयारी पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से हो चुकी हो। तो देखिए, आज हम लोग 16वें सेट में जो पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कोई दुकानदार 912 रुपए में एक पंखा बेचकर 14% का लाभ कमाता है। तो 912 रुपए में एक पंखा बेचता है और 14% का लाभ। 14% का प्रॉफिट का मतलब हो गया, 14% प्रॉफिट का मतलब हो गया 50 से 57। और अगर इस 57 का वैल्यू अगर आपको दे रखा है 912 रुपए, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 19 से 57 और ये देखेंगे तो 19 चौको 76 और 19 अट्ठे 152। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 16 पंचे 80। तो इसका जो मूलधन आ गया, सॉरी सीपी जो आ गया वो कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 800 रुपए और इसने जो फायदा उठाया वो 7 का उठाया, तो प्रॉफिट हुआ 112 रुपए का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 112 रुपए का। ये पहला पॉइंट मिल गया आपको। आगे सवाल कह रहा है और 1012 रुपए में बेचने पे 8% की हानि हो रही है। 8% की हानि का मतलब होता है आपका 8/25 अगर आप करेंगे तो 8/100 करेंगे तो 4 दूनी 8 और 25 चौको 100। तो ये कितना हो जाएगा, 25 से 23। अब अगर आपको 23 यूनिट का वैल्यू 1012 रुपए पता है तो आप यहां से देखेंगे 23 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 23 चौको 92 और 23 चौको 92। यहां से आप जब देखने जाएंगे तो 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 10 110। इसका सीपी कितना बन गया, 1100 रुपए। यहां से 2 का घाटा हो रहा है तो 88 रुपए का ये आपका यहां से लॉस हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये लॉस हो रहा है, कह रहे हैं तो उसको टोटल बिजनेस पे, टोटल समग्र पे लाभ या हानि बतानी है। इस पे 112 का प्रॉफिट और इस पे 88 की हानि। देखिए आंसर तो आप यहीं से देख सकते हैं कि 1100 और 800 मतलब बटे में 19 आएगा जो भी आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें बटे में 19 है, तो यही आपका आंसर हो गया। फिर भी मैं पूरा करके दिखाई दे रहा हूं। तो यहां से इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो आप देखेंगे 24 का प्रॉफिट हो रहा है। 1900 पे इंटू कर दीजिए 100। तो ओवरऑल जो आप प्रॉफिट का परसेंटेज देखेंगे तो 19 एकम 19 वो हो जाएगा 1/5/19%। 1/5/19% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन। फिर से देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट ध्यान दीजिए कि 7 पहले 14% का फायदा तो 50 से 57, यहां से सीपी मिल गया 800 और यहां से सीपी मिला 1100। तो टोटल सीपी अगर 1900 हो गया तो 19 से डिवाइड करने पे देखिए 19 वाला ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन। तो जिसका सही आंसर होगा बेटा वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन, जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएं। उसके बाद ओवरऑल आप देख सकते हैं, अगर चाहे तो पूरा करने जाएंगे तो पहले पे 112 का प्रॉफिट था और दूसरे पे 88 रुपए का लॉस था। तो इनसे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 24 रुपए का लाभ हो रहा है। 24 रुपए का लाभ हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आराम से करने वाला क्वेश्चन है, प्यार से करिए, बहुत आराम से करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक त्रिभुजाकार मैदान के कोनों पर 3 घोड़े बांधे गए। देखिए कह रहा है त्रिभुजाकार मैदान के कोने पर 3 घोड़े बांधे गए हैं और कह रहा है कि प्रत्येक को बांधने के लिए 7 मीटर रस्सी का उपयोग किया गया है। तो घोड़ों द्वारा चरे गए कुल स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। त्रिभुजाकार मैदान की बात कर रहा है तो देखिएगा त्रिभुजाकार मैदान बना लेते हैं। ये आपका त्रिभुजाकार मैदान बना लिया। अब देखिए हर कोने पे मैंने एक रस्सी से 7 सेंटीमीटर रस्सी से ऐसे करके किसी को बांध दिया। एक कोने से ये, दूसरे कोने से ऐसे करके बांध दिया और तीसरे कोने से यहां से ऐसे 7 सेंटीमीटर रस्सी से बांध दिया। अब कह रहे हैं इसने जो रस्सी से चरे हुए कुल स्थान का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का ये वाला पार्ट चरा गया, इस त्रिभुज का ये वाला पार्ट और इस त्रिभुज का ये वाला पार्ट। अगर आप देखेंगे, बहुत समझदार हैं, बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन हो जाएगा बट मैं आपको बता दे रहा हूं सॉल्विंग कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे कि 60 अगर तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री है और जो वृत्त बनता है वो 360 डिग्री पे बनता है। तो अगर आप देखेंगे यहां से तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो रेडियस जो पता है आपको वो पता है कि 7 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। तो 22/7 और आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। देखिए एक जो सेक्टर है वो तीनों का सेक्टर मिला के 180 हो जाएगा। रेडियस आपको 7 दे रखी है तो 49 कर दीजिए इसको।
थीटा 180 पता चल गया, बटे 360 कर दीजिए। तो 180/2, यहां से 2 से काट दिया ये 11 और इससे काट दिया 7, तो 11 7 77 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा ये पूरा मैंने सॉल्विंग करके दिखाया। दूसरी बात एक आप याद रखिए कि अगर त्रिभुज के तीनों कोनों को देखेंगे तो तीनों कोनों का जो योग होता है वो होता है 180, और 180 होता है वो होता है अगर देखा जाए तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। तो अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 154, और अगर आप उसका आधा करेंगे तो जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 77। तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से और सीधे से देख पाएंगे। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, छोटा सा एक दिमाग लगाना है। या तो आप ये पूरा प्रोसेस करने में टाइम वेस्ट करिए या दिमाग लगाइए कि अगर रेडियस 7 दे रखी है तो भाई पूरा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो 154 होता है, और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों पे जो रस्सी से बांधा गया तो उस तीनों कोनों का योग 180 हो जाता है, तो वो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। अगर आधा हो गया तो यहां से देखेंगे आप कितना हो जाएगा बेटा 77। आधा क्यों होगा, क्योंकि आप ये सेक्टर देखेंगे तो तीनों सेक्टर्स का जो सम होगा तो वो तीनों वृत्तखंड का जो योग होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, इस वजह से इसका आंसर ये आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या बन रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था बट ठीक कह सकते हैं आप इसको, है ना। जिनको एडवांस मैथ में थोड़ी सी दिक्कत होती है उनके लिए, और जिनको आती है उनके लिए कोई ऐसा कुछ कठिन नहीं है। कह रहे 3/7 और 18/5 का एलसीएम। तो जब आप 3 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा, और 7 और 5 का एचसीएफ 1 आएगा, तो इसका आंसर 18 हो गया। फिर से ध्यान रखिएगा कि जब आप एलसीएम निकालते हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं, अंश का लासा और हर का मासा करते हैं आप ऐसे केस में। तो जब आपको एलसीएम निकालना है तो 3 और 18 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो 18 ही आएगा, लेकिन 7 और 5 का एचसीएफ 1 आएगा, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर 18। पेन चलाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, आसानी से करके ले गए तीसरा नंबर। चलती है क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा। चौथा भी बहुत बेहतर क्वेश्चन दे रखा है, एक रेशियो का क्वेश्चन, आराम से बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन पढ़ के कह रहा है दो धनात्मक संख्याएं a और b 11:8 के अनुपात में, a और b जो है वो 11:8 के अनुपात में दे रखे हैं। कह रहा है यदि a के 7 गुने और b के 4 गुने का अंतर, a का 7 गुना हो गया 77 और b का 4 गुना हो गया 32, इनका जो अंतर पता है वो पता है आपको 225। यहां से इनका अंतर देख रहे हैं तो ये 7 में 2 गया 5, ये 45। अगर 45 का वैल्यू 225 है तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 5। अब आपसे पूछा जा रहा है 2a + 3b का मान, तो ये हो गया 11×5 = 55 ये संख्या आ गई, और ये हो गई 11×8 = 88। अब आपसे पूछ रहा है 2a + 3b का मान, तो 2a मतलब 110 और 3b मतलब 3×8 = 24, हंसलेगा 2, 3×8 = 24 और 2 कितना हो गया 26। ये सॉरी ये जो आपका वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 40। इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये देखने को मिलेगा आपको 40, 8×5 = 40। अगर देखेंगे 40 तेई कितना कर देंगे, 40 तेई 120 और 55 दूना 110, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 230। इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 230, फर्स्ट ऑप्शन। आप डायरेक्ट जोड़ के वैसे भी कर सकते थे कि 1 यूनिट का वैल्यू पता है 11 दूनी 22 और 8 तेई 24, 22 और 24 को जोड़ लेते और वहां से × 5 करके कर लेते। एक ये भी तरीका है कि यहां से भी कर सकते हैं। कुछ मत करिए, सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के यहां से संख्याएं बना लीजिए 55 और 40। पहली संख्या को 2 गुना किया गया तो 55 को 2 गुना किया 110, और दूसरे को 3 गुना किया तो 40 का 3 गुना कर दिया 120, उनको उठा के ऐड कर लिया। तो इसका जो चौथे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हुआ वो बेटा हुआ 230। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा भैया ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 7 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का एक बच्चा है, तो वर्तमान समय में परिवार की औसत आयु क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, आराम से किया जा सकता है। देखिए विवाह के समय अगर उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी तो 7 वर्ष बाद करंट में जो उनकी एवरेज एज होगी वो 32 होगी कहीं ना कहीं दोनों की, क्योंकि 7 साल बाद की बात करा तो उस समय अगर उन दोनों की एज 25 वर्ष थी तो आज उन दोनों का एज का जो एवरेज हो गया वो 32 हो गया, तो मतलब टोटल कितना हो गया 64। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा है। इस समय उनके पास एक बच्चा है जिसकी उम्र 2 साल है, तो पूरे परिवार की जो औसत टोटल उम्र है वो 66 है और टोटल परिवार में लोग हैं 3, तो जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भैया 22 वर्ष। कितना हो जाएगा बेटा 22 वर्ष। इसका जो सही आंसर हुआ वो 22 वर्ष। फिर से देखना समझना, कुछ नहीं करना, छोटा सा दिमाग लगाना है। विवाह के समय एज थी 25 वर्ष, तो 7 वर्ष बाद करंट में जो इनकी एज होगी वो कितनी होगी 25 और 7 32। तो करंट में अगर 32 इनके एवरेज है तो दोनों का टोटल 64 हो गया।
और इस समय एक बच्चा है 2 वर्ष का, तो पूरे परिवार का टोटल 66 हो गया। और परिवार में लोग कितने, 3, तो औसत कैसे निकालेंगे, टोटल अपॉन जितने परिवार में लोग हैं, तो जो करंट परिवार का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 22 वर्ष। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि 6 क्या कह रहे हैं, देखिएगा। देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, तो एक बार इसको पढ़ के बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पहले देखिए कह क्या रहा है, उसको समझने की कोशिश करिए। कह रहे एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई एक धनराशि 3 वर्ष में मिश्रधन उस राशि से 72.8% अधिक है जब ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। 18,000 रुपए की धनराशि पर उसी ब्याज दर पर 1.5 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक दर पर करनी है। देखिए बहुत एक अच्छा सवाल दे रखा है। आपको पता है कि 72.8% बढ़ जाता है तो 100 से बढ़ के 172.8 हो जाता है 3 साल में। तो ब्याज की दर निकालनी तो दशमलव हटाइए, 1 0 बढ़ा दीजिए, ये हो गया। चाहिए तो आगे काट सकते हैं, नहीं काट सकते तो 3 साल की बात कर रहा है तो सीधे क्यूब रूट ले लीजिए। जैसे ही आपने क्यूब रूट लिया तो ये 10 और ये 12, 10 और 12 से ब्याज की दर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल गई कितने परसेंट, 20% वार्षिक। यहां से हमको ब्याज की दर देखने को मिल रही है, 20% वार्षिक ब्याज की दर देखने को मिल गई। आगे बढ़ेंगे, अब हमें 18,000 रुपए पे इसी ब्याज दर पे 1.5 वर्ष का जो ब्याज चाहिए, लेकिन चाहिए कैसे, हाफ ईयरली। अगर हमको ये दर ब्याज हाफ ईयरली चाहिए तो दर को भी हाफ ईयरली करनी पड़ेगी। तो 20% को हाफ ईयरली करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। अब 1.5 वर्ष की बात कर रहा है तो 1.5 वर्ष में जब आप हाफ ईयरली करेंगे तो कितनी छमाही देखेंगे, कितने हाफ ईयर देखेंगे, 3 देखेंगे। तो 10% के हिसाब से 10 से 11 करके कर सकते हैं, नहीं तो 18,000 का 10% देखेंगे आप 1800, 1800 और 1800, और 1800 का दोबारा 10% देखेंगे तो 180, 3600 का 10% देखेंगे 360, और ये हो गया 18 रुपए। अब आप उठा के जोड़ लेंगे कि जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा वो आंसर, तो ये दोनों आंसर होने नहीं है। 18 × 5400 ये हो गया, और 5400 के बाद 540 रुपए ये हो गए आपके, ये 5400 हो जाएगा आपका 500, एक बार फिर से सही कर देते हैं इसको। ये हो गया आपका 5400 प्लस 540, ये हो गया 54 5 5940, और 18 जोड़ेंगे तो 5958 रुपए। अगर कोई ऑप्शन है तो वो आपका सही आंसर होगा, तो पहला ऑप्शन सही आंसर होगा, ये नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, थोड़ा सा ट्रिकी टेक्निकली। अगर आप इसको सही करेंगे, कॉन्सेप्चुअल सही है, तो ये सवाल गलत नहीं होगा, बहुत आसान सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए 7 नंबर क्या कह रहे हैं, कह रहा है एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 800 रुपए में खरीदी, उसमें से 40% वस्तुओं को उसने 10% की हानि पर बेच दिया और 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तुओं, देखिए ऐसे सवालों को 40% का मतलब 2 वस्तुएं, 40% वस्तुएं और बची हुई वस्तुएं 60%, तो 40% वस्तुएं उसने मतलब इसको काट दिया तो दो वस्तुओं को उसने क्या किया, 10% की हानि पर बेच दिया, 2 वस्तुओं को 10% के लॉस पे बेच दिया, माइनस कर दीजिए। प्लस बची हुई 3 वस्तुओं पे क्या करे, कुछ नहीं पता, लेकिन ओवरऑल 5 वस्तुओं पे उसको 12% का प्रॉफिट कमाना है, ये प्रॉफिट कमाना, तो प्लस साइन। तो यहां से देखा 3x 12 पंचे 60, और ये माइनस का 20 है, उधर जाएगा तो प्लस 20, ये हो गया 80। तो बची हुई 3 चीजों पे प्लस का 80/3 आया, तो उसको कहीं ना कहीं 26 सही 2/3% का प्रॉफिट लेना है, 26 सही 2/3% का प्रॉफिट लेना है। तो जो सही आंसर हो गया वो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन। तो जिसका सही आंसर हुआ वो कौन सा हुआ बेटा, 26 सही 2/3। फिर से समझना, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आए आप इसी ढंग से करिएगा। तो देखिएगा 40% मतलब 2 और 3, कह रहे हैं शुरुआत की 2 चीजों पे 10% की हानि होगी, तो 2 चीजों पे 10% की हानि होगी तो -2 × 3 कर दिया। अगली 3 चीजों पे क्या करें, कुछ नहीं पता, तो आप क्या करिए, एक अननोन वैल्यू ले लीजिए इसकी जगह, और टोटल 5 चीजों पे 12% का प्रॉफिट कमाना, तो वो जो अननोन वैल्यू है उसका वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 26 सही 2/3%। तो जो इसका सही आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, 26 सही 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा। देखिए एक मेरी बात समझिए कि एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ के धीरे धीरे बनाने की कोशिश करिए। आराम से पढ़िए क्वेश्चन, वैल्यूज लैंग्वेज समझिए, उसके बाद उस वैल्यूज का यूज करिए और आराम से करिए। 20 क्वेश्चन अगर आपके मैथ के आ रहे हैं, और तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि 20 में से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए और कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि स्कोर करने के लिए ना मैथ और रीजनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हिंदी को भी उतना ही ध्यान दीजिए, क्योंकि जीएस में क्या है कि जीएस आपको कुछ नहीं पता कि आप कितना सही कर सकते हैं कितना नहीं। हाँ पढ़ाई करते रहिए, वो बहुत जरूरी है, लेकिन आप ज्यादा काम करिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे, तभी आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच पाएंगे। और देखिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है
है ना। अभी आपके पास मैक्सिमम 10 दिन बचे हुए हैं एग्जाम शुरू होने में, उसके बाद किसका किस दिन होगा ये क्लियर हो जाएगा। तो किसी को हो सकता है 20 दिन भी मिल जाए और किसी को हो सकता है 10 ही दिन मिले। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि जितने दिन बचे हुए हैं उसमें कैसे मेहनत करनी है और कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि ये 10 दिन ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। तो इस वजह से बिल्कुल लगे रहिए, जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर देखते हैं कि 8 नंबर क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी और सी मिलकर इसके 80% भाग को, तो 2, 3 और 5 इनकी जो ए, बी, सी की क्षमताएं दे रखी हैं वो कितनी कितनी दे रखी हैं, 2, 3 और 5। ये ए, बी और सी की क्षमताएं दे रखी हैं 2, 3, 5। कह रहा है तीनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो 5, 3, 8 तो 10 एक दिन में करते हैं, तो 15 दिन में कितना करेंगे, 150। तो ये टोटल वर्क कितना आ गया, 150। अब इसका 80% काम हमें कराना है, 80% काम कराना है बी और सी से, 5, 3, 8 से। यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 8 से 8 खत्म, तो कितना दिन सही आंसर हो गया, 15 दिन। फिर से समझिएगा, एक और बहुत प्यारा और बहुत आसान सवाल इन्होंने दिया जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये ए, बी, सी की एफिशिएंसीज के रेशियो दिए, जो मतलब एफिशिएंसीज का मतलब एक दिन में किए गए कार्य का रेशियो है। तो तीनों मिलके एक दिन में 10 भाग काम कर रहे हैं और पूरा काम 15 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो टोटल वर्क आ गया 150। टोटल वर्क कितना हो गया, 150। अब इसका 80%, तो 150 का 80% जो पार्ट कराना है वो हमें सिर्फ और सिर्फ बी और सी से कराना है, 5, 3, 8 एफिशिएंसी से। तो जैसे ही आप हल करेंगे तो जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 15 दिन। बहुत आसान, आसानी से कर सकते हैं। ऐसे एक एक सवाल को बहुत आसानी से बनाते चलेंगे तो बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। और इन सवालों से फायदा क्या मिलता है कि इन सवालों को जब आप दोबारा एग्जाम में अगर आपको मिलेंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि ऐसे सवाल हमने किए हुए हैं, है ना। कई सारे नए सवाल सीखने को मिलते हैं आपको हर एक एसटी में। देखिए एक यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, और देखिए 3 का जब आप यूनिट डिजिट का रूल देखते हैं तो 3 के रूल में देखते हैं, जब इसको 16 से 4 से भाग देंगे तो 1, तो ये 3 की पावर 1 हो गया, ये 3 की पावर 2 हो गया और ये 3 की पावर 3 हो गया। जैसे आप देखेंगे क्योंकि तीनों कंसेक्यूटिव पावर्स दे रखी हैं, तो यहां से आया इकाई का अंक 3, यहां से आया 9 और यहां से आया 7। 9, 7, 16, 16 और 3, 19, तो जो इकाई का अंक हो गया वो हो गया 9। तो जिसका सही आंसर हो गया वो हो गया सेकंड ऑप्शन। याद रखिएगा कि जब 2, 3 और 7, 2, 3, 7, 8 इकाई के अंक में दिए होते हैं तो आप क्या करते हैं, पावर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको पावर में रख के इकाई का अंक देख लेते हैं। तो जैसे ही आपने 49 में भाग दिया तो रिमाइंडर 1 बचा, तो 3 की पावर 1 कर दिया। 50 में 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर 2 बचा, तो 3 की पावर 2 कर दिया। और जब 51 में 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर 3 बचा और हल कर लिया, तो जो आपका आंसर आ गया वो कितना आया, 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो भी 9 होगा, सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 देखिए एक और रेलगाड़ी का क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन ये बहुत प्रॉपर कुछ नहीं कर रहा है क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आप कंटिन्यूअसली देखते जाइए कि लैंग्वेज पे खेलने की कोशिश कर रहा है। ना वैल्यूज बहुत टफ है, ना कैलकुलेशन बहुत टफ है, बस लैंग्वेज को समझ के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 345 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स, एक रेलगाड़ी एक्स, इसकी विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही गाड़ी वाई को 22 सेकंड में पार कर जाती है। तो पहले कह रहा है रेलगाड़ी वाई 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। तो अगर इसको पार करना है तो वाई की चाल तो हमको पता है, लेकिन अगर वाई की लेंथ पता चल जाए तो आप ये बता सकते हैं कि कितनी देर में पार करेगा। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है 50 वाली और 76 वाली, तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो हो गई 126 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर प्रति घंटे में मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये 22 सेकंड में इसको पार कर रही है, तो इंटू कितना कर लीजिए, 22। तो यहां से पता चल जाएगा कि दोनों ट्रेनों ने टोटल डिस्टेंस कितनी चली। तो जैसे ही आपने देखा तो ये हो गया आपका 18 सत्ते 126 और ये हो गया 22 पंचे 110 और 11 सत्ते 77, 770 मीटर पूरी चली गई लंबाई, जिसमें से 345 मीटर रेलगाड़ी एक्स की लंबाई। तो जैसे ही आपने 10 में 5 घटाया तो 5 यहां पे बचा आपका, 6 में 4 गया 2, 7 में 3, 425 मीटर ये रेलगाड़ी वाई की लंबाई आ गई, रेलगाड़ी वाई की लंबाई आ गई। और ये 905 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो अब ये 905 मीटर लंबे पुल को मतलब टोटल डिस्टेंस जो इसको जानी है वो 1330 मीटर जानी है, और किस चाल से जानी है, 76 की चाल से। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में तो बेटा इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए 5/18 से। जैसे ही आपने इसको काटा तो 19 चौको 76
और 19 सत्ते 133 और 5 को 20 से जैसे ही आप काटेंगे तो 5 से काटा इसको 14 और ये हो गया 4 से काटा, सॉरी 2 से काटेंगे तो 2 और ये 9, 2 से काटा इसको 7, 7 में कितना आ गया 63 सेकंड। कोई ऑप्शन है जी? सेकंड ऑप्शन। फिर से समझिएगा, सबसे पहले आपने सॉल्व करके रेलगाड़ी वाई की लंबाई निकाल ली 405 मीटर, 425 मीटर, उसके बाद 925 मीटर। अब रेलगाड़ी जो पार कर रही है वो पुल को पार करेगी, और पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों की ऐड हो जाएगी, और चलने वाली सिर्फ रेलगाड़ी है तो कितनी देर में पार कर जाएगी? 63 सेकंड में। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो हो गया 63 सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिएगा 11 नंबर क्या कह रहे हैं। कह रहे एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 17 मीटर है, यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको आप बहुत आसानी से, जिसको फॉर्मूला पता है सारे लोग कर ले जाएंगे। आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठ जो बेलन का होता है वो होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, जो कि पता है 748। यहां से आपको त्रिज्या और ऊंचाई का योग मतलब h प्लस r 17 पता है, तो 2 पाई आपको 22/7 पता ही होते हैं, इंटू r इंटू ये पता है आपको 17, तो यहां से आपको रेडियस देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही आप इसको काटेंगे तो ये हो गया 17 चौको 68 बचा 6, 17 चौको 68, 44 से 44 ये खत्म। r रेडियस कितनी आ गई? 7, रेडियस 7 आ गई। अगर आपको r प्लस h 17 पता है, जिसमें रेडियस आपने 7 निकाल ली, तो h कंफर्म कितनी होगी? 10। तो ऊंचाई जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। देखिए एक बहुत छोटा सवाल, अगर आपको 3D के फॉर्मूले सही से पता है, देखिए फॉर्मूला बेस्ड तो है, कुछ एक्स्ट्रा तो करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है और वैल्यूज उठा के रख दीजिए। आपको हाइट निकालनी है, हाइट निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चल रहे हैं बेटा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये देखिए ये एक बहुत प्यारा सवाल है, एक बार इसको पढ़िए। कह रहा है 20%, 30% और 5% की 3 लगातार छूट देकर किसी वस्तु को 452 रुपए 20 पैसे में बेचा जाता है। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 55% की एकल छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आपको 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस पता है, तो सबसे पहले आप एमआरपी बनाइए, उसके बाद 55% डिस्काउंट के बाद उसका सेलिंग प्राइस बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऐसे कर लीजिए कि 20% का डिस्काउंट तो 10 से 8 कर लीजिए, फिर आप देखेंगे 30% का डिस्काउंट तो 10 से आप कर लीजिए 7, फिर आप देखेंगे 5% का डिस्काउंट तो इसको कर लीजिए 20 से 19। तो ये आपका डिस्काउंट के बाद 8 इंटू 7 इंटू 19, ये जो पता है ये आपको सेलिंग प्राइस पता है, जिसका वैल्यू हमको 452 रुपए 20 पैसे पता है। तो अगर हम यहां से इसको चाहें तो कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 19 से काटिए, 19 से काटा, 19 दूना 38, बचा आपका 7 72, तो 19 तेईस 57 और 19 अट्ठे 152, ये यहां से ये कट गया। 7 से काटेंगे तो 7 21 और बचा 2, 7 चौको 28, ये हो गया 3.4। तो अगर आप यहां से 1 यूनिट, 8 का वैल्यू 3.4, तो 1 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो 3.4/8 हो गया। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए सबसे पहले एमआरपी, तो ये हो रहा है आपका 2000। तो 2000 यूनिट का वैल्यू जैसे ही आप निकालने जाएंगे तो देखिएगा कितने आसानी से निकाल लेंगे। 3.4/8 इंटू 2000 कर दीजिए, यहां से 0 से दशमलव उड़ा दीजिए, 8 से काटेंगे तो 25 अट्ठे 200, 25 चौको 100, बचा 10, 25 75 और 10 हो गया 85, 850 रुपए एमआरपी आ गया। आप कह रहे हैं इस पे 55% की छूट दी जाए, 55% की छूट देंगे तो सेलिंग प्राइस 45 हो जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे तो 0 से 0 खत्म, सॉरी 2 0 से नहीं, 1 0 से 1 0 खत्म। ये हो रहा है 8 5 13, 5 4 9, मतलब जो ऑप्शन आपका 9 से कट जाएगा वो आपका सही आंसर। तो आप देख लीजिए डिजिटल सम से कि कोई ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। ये आपका कट रहा है 9 से, क्या ये कट रहा है? 8 4 12 3 15, 15 7 22, 22 5 27, और जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 50 पैसे में भी आएगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, 25 पैसे में आंसर आएगा नहीं, क्योंकि आपको डिवाइड करना है 10 से, और आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट है 5, यूनिट डिजिट 5 है, और 10 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 50 पैसे में आएगा। तो इस वजह से आंसर या तो पहला ऑप्शन या दूसरा। 7 6 13, 13 4 17, 5 22, ये हो नहीं सकता। तो जो आपका आंसर होगा वो पहला ऑप्शन। ये मैंने बताया बिना सॉल्यूशन के। बाकी आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं कि 45 इंटू 85 करना है तो 45 पचम 25 लगा 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, और जब आप मल्टीप्लाई करके आगे जाएंगे तो 4 पंचे 20, हाथ से लगा 2, 4 अट्ठे 32 और 2 कितना हो गया 34। देखेंगे तो ये कितना हो गया 3825, और 10 से भाग देंगे तो 382.5।
मैंने डायरेक्ट बताया कि डायरेक्ट कैसे डिजिटल सम से देख सकते हैं कि इसका डिजिटल सम 4 आएगा, इसका 9 आएगा, 9 आ गया तो 0 डिजिटल सम जिसका भी होगा वो आंसर होगा। तो आपका ये ऑप्शन था जिसका डिजिटल सम 9 हो रहा था, और कोई एक ऑप्शन हो रहा था जिसका डिजिटल सम और भी सबके 9 हो रहे हैं। तो आप देखेंगे या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, क्योंकि 75 पैसे और 25 पैसे वाला आंसर नहीं होगा। और नहीं करना चाहते इतना तो मल्टीप्लाई करके आराम से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा था, बट अगर आपको सही तरीका पता है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो ये सवाल छूटेगा नहीं आपसे। हो सकता है 30 सेकंड की जगह 40 सेकंड ले ले, बस इस बात का अंतर। फ्लो में करेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ के बनाने की कोशिश करिए। देखिए इस सेट में थोड़े से ठीक क्वेश्चन दे रखे हैं। कह रहा है ए का मासिक वेतन बी से 20% अधिक है। ए का मासिक वेतन बी से 20% अधिक है। तो अगर बी का 5x है तो ए का कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। x क्यों मान रहे हैं उसका भी रीजन बताएंगे। कह रहा है सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 अधिक है। सी का मासिक वेतन बी से 25,000 अधिक है। तो ये 25,000 अगर अधिक नहीं कहता, सिर्फ रेशियो की बात करता, तो हम बिना x के बहुत आसानी से कर सकते थे। उन सबका वेतन 2,65,000 है। कितना दे रखा है, 2,65,000। उन सबका वेतन पता है 2,65,000। यहां से 6 5 11 11 5 16x प्लस 25,000 का वैल्यू हमको पता चल गया 2,65,000। ये तो आप 16x का वैल्यू देखेंगे तो आपको दिख रहा है 2,40,000। 2,40,000 यहां से जैसे ही आपने काटा तो देखेंगे 8 दूनी 16, 8 ये 15 बार में खत्म, 15,000। एक यूनिट का वैल्यू 15,000, तो 15 छक्का 90,000 इसका वेतन आ गया। और 15 पना 75 और 25 जोड़ेंगे तो 1,10,000 इसका हो जाएगा। सॉरी 15 पना 75 और 25 जोड़ेंगे तो 1 लाख इसका हो जाएगा, 1 लाख रुपए। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि सी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है, तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 9 से 10 हो रहा है तो कितना अधिक है, 11 सही 1/9%। अगर 9 से 10 हो रहा है तो कितना अधिक है, 11 सही 1/9%। फिर से x क्यों माना है, क्योंकि 25,000 अधिक कह रहा है। अगर ये 25,000 अधिक नहीं कहता तो सिर्फ रेशियो से खेल जाते इस सवाल में, नहीं, लेकिन उसने कहा है कि a का वेतन b से 20% अधिक है, तो पहले 5x और 6x कर दिया। और c का वेतन इससे 25,000 रुपए अधिक है, c का वेतन b से 25,000 अधिक है। तो ये टोटल करके बराबर करके a और c के वेतन निकाल लिया, देख लिया a का वेतन c का वेतन a से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो आंसर आ गया 11 सही 1/9%। बहुत आसान, आराम से बनाइए, वैल्यू पहले पढ़िए क्वेश्चन सही से, फिर पूरा प्रॉपर ढंग से करिए, कभी गलत नहीं होगा और आराम से 20 सेकंड 25 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये बहुत सरल सवाल, अगर आपको नॉर्मल फॉर्मूला पता है तो ये सवाल कभी गलत नहीं होना, इतना आसान क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है x% वार्षिक ब्याज की दर से, x% वार्षिक ब्याज की दर से आपसे ये कह रहा है कि x वर्षों में जो साधारण ब्याज है वो भी आपका x दे रखा है। तो अब आपको प्रिंसिपल बताना है मूलधन कितना होगा, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 लगा दीजिए। यहां से 1x से 1x खत्म, जो मूलधन आया वो कितना आ गया 100/x। ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है तो जी हाँ, थर्ड ऑप्शन है आपका। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन लगाइए। ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, आराम से आपको यहां से मूलधन देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिल रहा है 100/x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। चलते क्वेश्चन 14th ऑप्शन कौन सा हुआ, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है ये भी बहुत आसान सवाल है अगर आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे क्या रखा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने पर एक कार को निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। कि अगर 60 की स्पीड से 4 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो 1.5 घंटे किस स्पीड से 1.5 घंटे में ट्रेवल करेगा, ये पूछ रहा है। तो अब आप यहां से निकाल के जैसे ही आप हल करेंगे, दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, 15 से काट दिया, 4 4 चौको 60, 160 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेवल करो तो 1.5 घंटे में ट्रेवल हो जाएगी। फिर से देखिए क्या करना है सवाल में, कुछ नहीं, कह रहा है एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कार 4 घंटे में एक यात्रा तय करती है, तो 240 किलोमीटर ये 4 घंटे में जाती है। तो आप कह रहे हैं यही दूरी 1.5 घंटे में चलनी है। अगर 1.5 घंटे में जानी है 240, तो किस चाल से चले, तो आपने 60 इंटू 4/1.5 कर दिया, पता चल गया किस चाल से चले, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बहुत आसान, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे कर सकते हैं। 16 नंबर पे आइए, 16 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है। एक वस्तु को 5800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके के सवाल, इसको तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि जब लाभ और हानि बराबर हो, कि कह रहा है 5800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 2200 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया 4,000 रुपए। कॉस्ट प्राइस मिल गया 4,000 रुपए।
58 दो 60 और 60 और 20 80, 8,000 का आधा 4,000, तो कॉस्ट प्राइस 4,000 आ गया। अब 4,000 की चीज 5800 में बेचेंगे तो फायदा कितने का देखने को मिल रहा है? 1,800 रुपए का। तो वही प्रॉफिट पूछा जा रहा है कि लाभ कितना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8,000। एक ये है, बट हम इसका एक प्रॉपर तरीका बता दे रहे हैं कि सवाल का होता क्या है। ये तो तब है जब आपसे ये कह दिया गया कि ये बराबर कह दिया गया। अगर बराबर की जगह 2/3 और 1/3 कह देता तो फिर फंस जाते क्वेश्चन में। कह रहा 5800 रुपए में बेचने पे जो प्रॉफिट होता है 2200 रुपए में बेचने पर सेम लॉस होता है। तो अगर मैंने सोचा यहाँ पे 1 का प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे 1 का लॉस हो जाएगा। ऊपर से अगर आप देख रहे हैं कि अंतर देखेंगे तो आपको दिखेगा ये अंतर हो जाएगा आपका 3600 का, और नीचे से जो अंतर देखेंगे ये 2 का हो जाएगा, क्योंकि एक जगह ये प्रॉफिट है और एक जगह ये लॉस है। तो इस वजह से ये जो अंतर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 का। इस 2 यूनिट का वैल्यू 3600 देख रहे हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू देखेंगे कितना होगा? 1800। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसको प्रॉफिट भी 1800 रुपए का हो रहा है और लॉस भी 1800 रुपए का हो रहा है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन चाहिए। तो पहला वाला ये सिर्फ तब लगेगा जब आपको प्रॉफिट और लॉस सेम कह दिया जाए, लेकिन ये आप कभी भी लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपसे सेम ही कहे। तो आप इसको पढ़ के जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहे हैं, आराम से पढ़ के बनाने की कोशिश करिए। ऐसे सवाल सिर्फ लैंग्वेज पे बेस्ड होते हैं, ये बात याद रखिए। कह रहा है ए की आय बी से 80% अधिक है। ए की आय बी से 80% अधिक है, तो बी की अगर 100 है तो ए की कितनी हो गई? 180। कह रहा है सी की आय ए और बी की कुल आय के 20% से 25% अधिक है। अच्छा, 20% से 25% अधिक है, वाह। तो क्या कह रहे हैं? ए और बी की कुल आय के, तो ए और बी की कुल आय कितनी हो गई? 280। इसके 20% की बात कर रहे हैं। 20% मतलब 1/5 से 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब 5/4। तो अगर सी देखेंगे तो कितना आ गया? सी आ गया आपका सिर्फ और सिर्फ 70। तो कह रहे हैं सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? सी की आय वैसे 110 कम है, 180 पे इंटू कितना कर दीजिए? 100 कर दीजिए। भाई 0 से 0 खत्म। फाइनली आपका आया कितना? 1100/18। 18 से जैसे ही काटेंगे तो 18 छक्का 108, बचा आपका कितना? बचा आपका 2। 18 एकम 18, फिर से 2 बच गया, तो 61.1। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वो आपका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो बेटा आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4। फिर से समझिए, कुछ नहीं किया, जो कहता गया सवाल में। और आप आगे से ये याद रखा करिए कि अगर आपसे 20% और 25% अगर ऐसे आगे कहा गया है तो आप वैल्यूज को 100 के टर्म्स में ही माना करिए। इसका फायदा ये रहता है कि बाद में आपको ये, अब अगर आप यहाँ 5 से 7 या 5 से जो भी कह रहे हैं 5 से 9 कर देते तो फिर आपको ये करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, थोड़ा पॉइंट में वैल्यूज आएंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो आप इन सब छोटी छोटी बातों का अगर याद रखेंगे तो पेपर में एग्जाम टाइम में बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो तो कैसे करने, देखिएगा। ये आपको दे रखा है बॉडमास का सही इस्तेमाल करिए, आंसर सही आएगा। क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है। तो जैसे ही आपने ये सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 2 से 2 खत्म, 1/3। तो 0.2/6 आ गया आपका, ये 0.2/6। ध्यान से समझिए, सॉरी 6 नहीं 3, 0.2/3, क्योंकि 2 से 2 तो खत्म, माइनस ये आपस में कट के 1 हो जाएंगे, -1 1, ये फाइनली कितना बचा? पूरा 1। ये यहां से 1 बच गया। तो जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अपॉन में देख लीजिए, अपॉन में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 2 से 2 खत्म, 1/3। तो ये हो गया 0.2 और ये हो जाएगा आपका 2/3। 2/3 0.2 इंटू 2/3 माइनस कितना हो जाएगा इसका? सॉरी 0.2 इंटू 2/3 माइनस कितना हो जाएगा? ये 2 ऑफ ये 1 हो गया, 1 इंटू कितना हो जाएगा? ये 1 आ गया, 2 से 2 कट के 1 इंटू पलट देंगे तो 4, ये हो गया -4। जैसे ही आपने इसको हल किया तो ये हो गया आपका, हल करेंगे तो 1/15। तो यहां से 1 माइनस, तो ये माइनस का 15 एकम 15 माइनस का 14/15 आ गया ये। और आगे जब सॉल्व करेंगे तो आप यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/15। तो ये हो गया आपका 2/15, 15 चौको 60 और 2 में से 60 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 2 कितना है? 3। 0.2 इंटू 2/3, तो 2 से काट दिया 15। 0.2 इंटू 2/3, तो ये 2 से 15 काट दिया, 15 हो गया। अब ये कट नहीं रहा तो 15 चौको 60 और 2 में से 60 घटाएंगे तो ये 58/15 हो जाएगा। तो ये से ये खत्म, तो ये आ रहा है -7/29। बट ऐसा कोई ऑप्शन दे ही नहीं रहा है।
देखिए कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या कैलकुलेशन करने में। 2 से 2 खत्म, 1/3। और थोड़ा सा यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि एक छोटी सी गलती हुई है शायद। जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये आप देखेंगे 0.2, जैसे ये 1/3 है, और जब आप इसको इनटू में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस यहाँ से फाइनली बनेगा 1 अपॉन नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो ये 0.2 इंटू, जैसे ही आप देखेंगे ये 2 से 2 खत्म तो ये 3 चला जाएगा ऊपर। जैसे क्योंकि डिवाइड में है, जब इंटू करेंगे तो ये पलट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा इंटू 3, और ये हो जाएगा आपका इंटू 3 के बाद माइनस ये 1, और ये पलट जाएगा तो 4 हो जाएगा यहाँ से। तो ये देखेंगे 0.6 में जैसे ही आपने घटाया तो ये ऊपर बचा माइनस का 0.4। ये देख रहे हैं 0.6 में जैसे ही नीचे घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 3.6। तो जैसे ही आपने ये से ये खत्म किया तो फाइनली आंसर आया 1/9। 1/9 कोई ऑप्शन दे रखा है आपको 3 दूना 6, 6 घटाएंगे, सॉरी 1/9 नहीं आएगा, ये आएगा आपका ये 1/6, 6 घटाएंगे तो ये 3.4 तो कट जाएगा, तो 2/17, 2/19, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। 2/2, ये 3, 2 3 6, 6 दूनी 12। हाँ ठीक है सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको समझिएगा, क्वेश्चन गलत हो गया एक बार। और ये 0.2 इंटू 2 0.4 हो गया, 0.4 इंटू 3 -4। तो ये ऊपर से जो आपका बचा वो आपने देख लिया कि कितना हो रहा है, माइनस का 0.6, 2 3 6 0.4, और माइनस जैसे ही देखेंगे 4 3 12, 1.2 में जैसे ही आपने घटाया तो 2.8, कितना हो गया 2.8 माइनस का। तो ये खत्म, फाइनली जो आपका आंसर आया वो 1 कितना हो गया 7। इसका सही आंसर होगा वो 1/7 होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पे थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, जो इसका आंसर सही आएगा वो 1/7। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर सही होगा वो होगा 1/7। आप ध्यान से करिएगा इसको, है ना। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 देखिए क्या कह रहा है एक आसान सा सवाल लग रहा है। 19 कह रहा है कि गोविंद, रहीम और सुधीर ये 8 12 और 15 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। 8 12 और 15 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है वे साथ मिलकर काम पूरा करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। 8 12 15 का जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये 120, जैसे ही आपने 8 से डिवाइड किया 15, 12 से डिवाइड किया 10 और 15 से डिवाइड किया ये 8। तो कह रहा है तीनों मिलके 120 बटे, जैसे ही आप देखेंगे 10 15 10 15 28 10 33, 3 से डिवाइड किया 11, और ये हो गया आपका 40/11 दिन। ऐसे ही ऑप्शन दिख रहा है आपका ये 40/11। तो फर्स्ट ऑप्शन जो इसका आंसर सही हुआ वो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बहुत आसान सवाल है, सबको आता है ये टाइप, सब लोग कर लेते हैं ना, लगभग लोग मतलब कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 पे देख लीजिए, 20 बहुत आसान, कि सिर्फ बांटना है रेशियो से उठा के 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। सबसे पहले इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इनका एलसीएम लिया जाएगा, जो कि होगा 12। तो जैसे ही आपने 12 एलसीएम लिया तो ये आ गया आपका 6, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, ये देखेंगे 4 3 12, 3 3 9। अब इसको बांटना है 9 8 17 6 23 में। 23 यूनिट का वैल्यू पता है 782, तो 1 यूनिट का वैल्यू देखेंगे 23 3 69, बचा 9, 23 चौको 92। आपसे पूछा जा रहा है पहला भाग कितना होगा, तो 6 चौको 24, हाथ से लगा 2, 6 3 18 2 20, तो पहला भाग होगा 204। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ रेशियो को नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करके 782 को बांटना है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 204। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, ये कुछ क्वेश्चन अच्छा लग रहा है ये, कि क्या क्या कह रहा है, पहले पढ़िए इसको। कह रहा है एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 70 किलोग्राम है। जब 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 15 व्यक्ति इस समूह को छोड़कर चले जाते हैं, या 87.5 किलोग्राम औसत वजन वाले 15 व्यक्ति इस समूह में शामिल हो जाते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में व्यक्तियों का औसत वजन बराबर रहता है, तो आरंभ में इस समूह में कितने सदस्य। तो देखिए कह रहा है कि अगर 60 किलोग्राम वाले 15 लोग अगर ग्रुप को छोड़ के चले जाएं, या 87.5 किलोग्राम वाले लोग 15 लोग ग्रुप में आ जाएं, बट दोनों ही केसेस में जो एवरेज है वो इक्वल रहता है, तो ऐसे केसेस में कह रहा है कि स्टार्टिंग में कुल कितने लोग थे। इस सवाल को करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा। आपका पहला तरीका समझिएगा कि आपसे बता दिया गया कि 60 किलोग्राम वाले कितने लोग छोड़कर चले जाएं, 15 लोग। तो अगर 60 किलोग्राम वाले 15 लोग छोड़ के चले जाएंगे तो जो एवरेज कम जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, 15 लोग, यही तो हुआ। और इसके ये अगर कह रहा है 87.5 किलोग्राम वाले,
कितने लोग आ जाएं, 15 लोग आ जाएं। तो अगर आ जाए तो ऐसे दोनों केसेस के बाद भी एवरेज जो रहता है वो आपस में क्या रहता है, बराबर। तो ये देखिए 15 से 15 खत्म, यहां से इसको अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, यहां से सॉरी यहाँ पे देखिए, अच्छा एक डेविएशन लिखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, डेविएशन, डेविएशन रखेंगे। तो 70 किलोग्राम से 60 किलोग्राम हो गया, तो कम कितना हुआ, 10। और वहां पे देखेंगे 70 से 70, तो ये कितना बढ़ा, 17.5। अगर आप इसको हल करेंगे तो दशमलव से ये यहाँ कर दीजिए, 25 चौको 100 और 25 सत्ते 175। तो 7x माइनस का 15 सत्ते 105 बराबर 4x और प्लस का 60। यहां से जैसे ही देखा तो 3x बराबर ये कितना हो गया, 165। तो शुरुआत में कितने लोग थे ग्रुप में, तो आप देख पाएंगे कि 55 लोग। कितने लोग थे, 55 लोग। एक बार फिर से समझिएगा, कह रहा है कि पहले 70 किलोग्राम वाले थे, अब 60 किलोग्राम वाले 15 व्यक्ति इस समूह को छोड़ गए, तो मतलब 1 पे 10 कम हुआ, तो 15 पे 10 कितना कम हुआ होगा, तो 10 इंटू 15 बटे x माइनस 15 कर दिया। अब यहाँ पे 1 पे 17.5 ज्यादा, तो 15 पे कितना, 17.5 इंटू 15 बटे x प्लस 15। तो इसके बाद भी जो एवरेजेस हैं वो इक्वल है, तो इक्वल करके यहां से देख लिया कि शुरुआत में कितने लोग थे, तो कितना आ गया, 55। एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन अगर ये एक तरीका है, अच्छा है कि इससे भी कर सकते हैं आप। अगर इसी सवाल को हम एक दूसरे तरीके से आपको बताएं तो समझिएगा कि उससे कैसे करेंगे, वो भी ध्यान दीजिएगा कि हमने एक दूसरा तरीका बताया आपको इसी सवाल में करने का, कि अब हमने आपसे कह दिया इसको आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन एलिगेशन बाद में लगेगा, उससे पहले हमें पूरे ग्रुप का एवरेज बताना होगा कि क्या होगा। ध्यान से समझना कि अगर ये कह रहे हैं कि 60 किलोग्राम वाले 15 लोग ग्रुप को छोड़ के चले जाएं, तो 60 इंटू 15, और कह रहे हैं इसकी जगह एक जगह ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं लोग और एक जगह आ रहे हैं, तो मतलब यहां से क्या कह रहे हैं कि जाने और आने का जो टोटल देखेंगे, और अगर देखेंगे 30 लोगों पे, तो ये देख लें कि अब जो वर्तमान इनका एवरेज है वो कितना है। तो अगर आप यहां से देखेंगे 15 से 15 कॉमन लेके काट दिया, ये बचा 2। जैसे ही आपने इसको जोड़ा तो ये हो गया 7, 8 से 14, 147.5 बटे 2। तो अगर आपसे इस सवाल में ये कह दिया जाए कि उन लोगों के आने के बाद अगर इस ग्रुप का एवरेज पूछा जाए, तो आप बता सकते हैं कि एवरेज कितना होगा, 73.75। अब आप देखिए कि पहले एवरेज कितना था, 70 था, फिर 87.5 किलोग्राम वाले 15 लोग आए, तो अब पूरे ग्रुप का एवरेज कितना हो गया, 73.75। ध्यान से समझिएगा। तो जैसे ही आपने इसको एलिगेशन किया, तो जैसे ही आपने इसको घटाया, तो अब यहां से बचेगा कितना, ये हो गया आपका 13.5। ये हो गया 13.5 नहीं होगा, सॉरी 13.75। और अगर आप इससे इसको घटाएंगे तो ये बच रहा है 3.75। अब आप इसको काट लीजिए। जैसे ही आपने इसको काटा तो ये काटेंगे आप 25 से दशमलव तो खत्म, 25 से काटा, 25 एकम 25 और बचा आपका 25 से 12, 25 पंचे 125। इसको काटेंगे 25 पंचे 125 और ये हो गया आपका 55। 11:3 का अनुपात बना। यहाँ पे 15 लोग आए हैं, तो इस 3 का वैल्यू अगर 15 है तो इस 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 55। तो पहले ग्रुप में कितने लोग रहे होंगे, 55। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो 55। हालांकि ये थोड़ा सा टिपिकल है अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ इसका फायदा कब मिलेगा, इस तरीके का। इन केस सवाल में पूछा जाता है कि अब नए जो लोग हैं उनका एवरेज बताना है, तो इस तरीके से लगाएंगे तो नए लोगों का एवरेज निकलना आसान है। बाकी आप इस तरीके से लगा के, आप पुराने लोगों को अगर पूछा जाए तो आप हमेशा इस तरीके का, मैं बता रहा हूं कि एसएससी पिछले 1-1.5 साल में ऐसे क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछ चुका है। सीएचएसएल में पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया, फेस 9 में पूछा गया, जीडी में पूछा गया। देखिए ये जीडी में पूछा गया, तो ऐसे सवालों पे काम करके जाइए, हो सकता है कि ऐसा कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे चल रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। ये देखिए, कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। देखिए बहुत आसान, कह रहा है 12% की दर से कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। अगर मूलधन 100 है और अगर दोगुनी करनी है तो अमाउंट हो जाएगा 200, और अगर ब्याज की दर 12% है तो 1 साल का ब्याज भी 12 होगा। आप देख रहे हैं कि आपको 100 रुपए ब्याज चाहिए, 12 रुपए हर साल के हिसाब से, तो कितने दिन में हो जाएगा, 12×8=96, 4/12 मतलब 8 सही 1/3 साल में ये हो जाएगा। अगर 8 सही 1/3 साल को देखें तो हम 8 वर्ष 4 माह कह सकते हैं। फिर से समझिएगा कि अगर मूलधन 100 रुपए और दुगनी करनी है ब्याज की धनराशि तो 100 से 200 करनी है। तो अगर 100 से 200 करनी है तो एक्चुअल हमें ब्याज कितना चाहिए, 100 रुपए, और ब्याज की दर अगर 12% दे रखी है तो 100 का 12% कितना होगा, 12।
तो अगर 12 रुपए ब्याज है और 100 रुपए हमें ब्याज बनाना है तो कितने साल में हो जाएगा? 8 सही 1/3 साल में। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहला 16% की छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए कह रहे हैं कि दुकानदार को 210 क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। बहुत बढ़िया सवाल, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको 16% की छूट दी जाए तो अगर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये मैंने बहुत बार बताया है, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर देंगे आप, तो आप यहां से सीपी और एमआरपी का रेशियो देख पाएंगे। तो अब आपको यहां से 100 माइनस डिस्काउंट 86 पता है, तो ये हो जाएगा आपका 84, और अगर 16% लाभ है तो ये 116 हो जाएगा। रेशियो बनाएंगे 4 से काट के 21:29। ये सीपी और एमआरपी का रेशियो है। आपको सीपी 21 का वैल्यू 210 पता है, तो एमआरपी 29 का वैल्यू 290 रुपए हो जाएगा। जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए सवाल बहुत सरल है, जिसको नहीं पता है वो लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे, ये बात याद रखिए। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट पे बहुत काम किया है आप लोगों के साथ, तो आप इसको ध्यान रखिए। पिछले भी वीडियोस में अगर इसका कोई क्वेश्चन आया है तो मैंने इसी से लगाया है, तो आप इससे करिए। आप करने को रेशियो से भी कर सकते हैं, बट इतनी जल्दी नहीं कर सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ के बनाने की कोशिश करिए। एक बहुत बेहतर क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है 2310 लोगों को 3 पार्टियों में विभाजित करना है। पहली पार्टी के 1/2 लोग, तो पहली पार्टी मतलब पार्टी ए मान ले रहे हैं कि 1/2 लोग, दूसरी पार्टी के 1/3 लोग, और तीसरी, ये आपस में बराबर है, दूसरी पार्टी के 1/3 लोग और तीसरी पार्टी के 1/6 लोग। देखिए अगर ऐसे कभी कोई बराबर होता है तो ये सीधे एबीसी का रेशियो आप 2 3 6 कह सकते हैं। a/2 = b/3 = c/6 अगर ऐसे दे रखा है तो सीधे एबीसी के जो रेशियो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ये। यहां से 11, और इस 11 का वैल्यू सवाल में पता है 2310। अगर 2310 तो एक का यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो 11 दूनी 22 210। एक यूनिट का वैल्यू 210 है, तो पूछ रहा है आपके, तो पूछा क्या गया 3 पार्टियों में इस प्रकार पहली पार्टी के, अच्छा सारे लोगों को पूछा गया, तो पहले में हो जाएंगे 420, दूसरे में हो जाएंगे 630 और तीसरे में हो जाएंगे आपके 1260। ये आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, 1260 वाला, ये देखिए बाकी लगभग सेम है। तो जो इसका आंसर हुआ 420, 630 और 1260, तीनों पार्टियों में विभाजित करना है, तीनों पार्टियों में अलग अलग लोग बताने। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो गया बेटा 1260। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या कह रहे हैं। ये देखिए एक और आसान सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना है आपको दे रखा है, ये आसानी से किया जा सकता है, ऐसे ही करिए। बॉडमास का रूल जरूर फॉलो करिए। ये हो गया आपका 25 चौको 100 और 100/3 × 6, ये हो गया। इसको कर लीजिए, प्लस 7 में से 8 घटाएंगे तो इधर से आ जाएगा ये -1। जैसे ही आपने काटा 200 और 200 में 100 घटाएंगे तो 199, तो जिसका आंसर हो जाएगा वो 199। आसान क्वेश्चन। बॉडमास सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, बाद में उसके बाद डिवाइड इनटू कर दिया, और उधर से +7 और -8 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -1। तो इसका जो आंसर हुआ वो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड 199। तो इसका जो आंसर हुआ वो हो गया बेटा 199। ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के गए 25 के 25 क्वेश्चंस में से आपको सारे बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझने में कोई भी समस्या हुई है तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लगातार मेहनत करते रहें। हम आपके साथ पर हमेशा ही जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।